एनसीएन टीवी के प्रोग्राम रंगे सुखन में शमसन जावेद और रंगे सुखन के मेजबान फादर इमानुएल नजीर मानी आपको और आज की मेहमान जिंदगी के मुख्तलिफ रंगों की तख्लीक का नामवर शायरा डॉक्टर प्रिया ताबिता को खुशामदीद कहते हैं। रंगे सुखन में एनसीएन टीवी ऐसे तमाम शोरा अदबा जिसकी इस आल में रंगो बू में गिरां खिदमात हैं, इनकी खिदमात को ना सिर्फ खराज तहसीन पेश करना बल्कि तमाम दुनिया जहां उर्दू बोली जाती है इनकी काफिशों को मुतारफ कराने का बीड़ा उठा रखा है। मैं मोहतरमा की नज़र एक शेर भी करता चलूं। मैं डूब भी जाऊं किसी रोज जो समंदर में, मेरे हरूफ मुझे जिंदा रखने वाले हैं। कार्ल यंग स्विस कॉलोजिस्ट अपनी किताब मॉडर्न मैन इन रिसर्च ऑफ सोल में लिखते हैं कि शायर का काम माशरे की रूहानी ज़रूरियात को पूरा करे, क्योंकि किसी भी कौम की नफसियाती सेहत का दारोमदार कौम के शायरों, अदीबों और फनकारों की सच्चाई और समाजी इंसाफ से वाबस्तगी पर है। यहाँ मैं एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि चूँकि एनसीएन टीवी के साथ साथ हमारा पाकिस्तान क्रिश्चियन प्रेस क्लब यूके से भी तलक है, डॉक्टर प्रिया तबीता का पहला और फिर भरपूर अवामी तारफ इंग्लैंड और सारे यूरोप में 2 जून 1918 में उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान क्रिश्चियन प्रेस क्लब के ज़ेरे तमाम लंदन के मशहूर गिरजाघर में एक आलीशान तकरीब मुनक्कद हुई। हाजरीन में यूके और यूरोप से 100 के लगभग राइटर, शायर, कालमनगार, सहाफ़ी, डॉक्टर, माशरे के दीगर दानश्वर, शुरफा और अखबारी नुमाइंदे भी शामिल थे। इस तकरीब को हर प्रेस ने कवरेज दी। ये खबर रोजनामा जंग में 6 जून, रोजनामा इंसाफ लंदन में 8 जून और डेली एशिया में 8 जून को ही शाया हुई। तकरीब का मकसद दरअसल हमारा आज की मेहमान मोहतरमा डॉक्टर साहिबा डॉक्टर तबीता प्रिया की तरतीब शुदा और तदवीन शुदा किताब की रोनमाई था, जिसका नाम कुलियात अंजीली। तकरीब में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन जो कुछ भी अदबी, तख्लीकी और अशायती मौके के हक में डॉक्टर अख्तर अंजीली ने कहा, इसका मतन हमारी टीम के सामने मौजूद है। सुनिए, हमारे वालिद साहब पादरी इमानुएल अंजीली की शायरी न जाने कितनी कॉपियों, रसीदों, बिजली के बिलों और कागजों के दीगर टुकड़े वगैरह पर लिखे हुए थे। कुछ छपी हुई भी उनकी गजलें थी। मैंने इन बेढंग कागजों का अखबार और जो देखने में रत्ती का पलंदा लगता था डॉक्टर प्रिया तबीता के सुपुर्द कर दिया। 3 साल मुख्तलिफ लगन, कमाल फन और अदब के लगाव का नतीजा ये निकला कि मोहतरमा ने रद्दी के अंबार को एक नहायत ही खूबसूरत दीदा ज़ेब किताब में डाल दिया। क्योंकि वालिद मोहतरम पादरी थे, शायर नहीं थे, मोहतरमा मासूफ ने इनके तमाम कलाम को अरूर के पैमानों पर दुरुस्त करने का काम सर अंजाम खुद दिया। डॉक्टर प्रिया की मेहनत, अदब दोस्ती और मेहनत और खलूस के बगैर ये किताब कभी भी मंजर आम पर नहीं आ सकती थी। इस किताब में मौजूद शायरी इमानुएल कासर अंजीली की है, मगर ये किताब डॉक्टर प्रिया तबीता साहबा की है, जिनका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। अब मैं फादर इमानुएल नज़ीर मानी साहब को इस्तदा
کروں گا کہ وہ اس آج کے انٹرویو یا اس مقالہ خوبصورت گفتگو کو جاری کریں. اور ناظرین، یہ جو میں ابھی پڑھ رہا تھا یہ سارے اس وقت پڑھے گئے تھے جب ڈاکٹر انجیلی جو ہیرو چرچ میں تقریب سے جو ہے خطاب کر رہے تھے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور جی فادر جی. جی سیمسن صاحب بہت شکریہ. اور ناظرین جتنے لوگ ہمیں سوشل میڈیا پہ فالو کر رہے ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کا جو ہمارا پروگرام ہے رنگے سخن میں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم بہت سارے جو شاعر ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کروا چکے ہیں. جو آج کی ہماری مہمان شاعرہ ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، نامور شاعرہ ہیں اور معتبر شاعرہ ہیں، ادیبہ ہیں، پروفیسر ہیں اور ڈاکٹر ہیں. محترمہ پریا تابیتا، ان سے آج ہمارا مکالمہ ہوگا. وہ خوبصورت لب و لہجہ کی منفرد شاعرہ ہیں اور پختہ گو شاعرہ ہیں. جب ہم ان کی شاعری کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کلاسیکل شاعری جو ہے اس کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے اور اس میں جدیدیت کا لشکارہ جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. ڈاکٹر پریا تابیتا جو ہیں وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں اور ان کی جو کتابیں جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں. ان کی تعلیمی قابلیت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے ایم اے اردو جو ہے وہ 2002 میں کیا اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور سے. اور پھر انہوں نے ایم فل اردو 2006 میں اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی سے کیا. اور پھر ان کی جو پی ایچ ڈی ہے وہ 2015 میں اردو میں انہوں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے کی. ملازمت کے لحاظ سے وہ استاد ہیں اور شعبہ اردو ایف سی کالج یونیورسٹی لاہور سے اگست 2003 تا جنوری 2016 سے وہ اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین جو وحدت کالونی پہ وہاں پہ ہیں اور تاحال وہاں پہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کی کتابیں جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں اور جو ناظرین ہیں اور شعری حلقے ہیں ان میں وہ داد و تحسین حاصل کر چکی ہیں. ان کی جو پہلی کتاب ہے وہ میرے پاس بھی ہے، اس کو بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہ کتاب ہے ان کی اردو ناول کے منفی کردار. تو یہ جو کتاب ہے یہ بہت خوبصورت کتاب ہے، میں نے بھی اس کا مطالعہ کیا ہے. تو یہ ان کی تحقیق اور تنقید ہے. اور اس کے علاوہ یہ کتاب جو ہے 2006 میں منظر عام پر آئی اور ان کا پہلا شعری مجموعہ ہمیشہ روٹھ جاتے ہو یہ 2007 میں منظر عام پر آیا. اور اس کے بعد ایک اور ان کی تحقیق اور تنقید 2009 میں منظر عام پر آئی، وہ تھی یونس ادیب حیات و فن اور کلیات انجیلی، جس کا ذکر سیمسن جاوید صاحب بھی کر رہے تھے. یہ ان کی تدوین ہے، ایڈیٹنگ ہے جو انہوں نے 2015 میں کی. تو اس طرح یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے علمی اور ادبی جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں، جو کہ محترمہ ڈاکٹر پریا تابیتا جو ہے انہوں نے اس پہ کام کیا ہے. ان کی زیر طبع کتابیں جو ہیں ان میں مانوتو اور عالمی دن یہ تحقیق ہے اور مانوتو جو ہے وہ شاعری ہے. ڈاکٹر صاحبہ کو ان کی علمی اور ادبی خدمات پر اور خاص طور پہ کیونکہ وہ شعبہ تدریس سے منسلک ہیں تو انہیں ایوارڈز بھی مل چکے ہیں. ان کو بی ایم حسرت ایوارڈ جو ہے یہ 2007 میں پاکستان کرسچن رائٹرز گلڈ نے عطا کیا. نیشنل یوتھ ایوارڈ 2008 میں جو ہے وہ منسٹری آف یوتھ افیئرز اور اس وقت کے جو وزیر اعظم پاکستان تھے سید یوسف رضا گیلانی انہوں نے ان کو عطا کیا. اور اس کے بعد 2008 میں قائد اعظم ہلال احمر گولڈ میڈل اور کراؤن سرٹیفکیٹ فار ایکسیلنسی سروسز 2008 میں ان کو ملا. سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل ایوارڈ جو ہے وہ 2008 میں اور تاک کشمیری ادبی ایوارڈ 2009 میں اور اسلام پاکستان یوتھ ایوارڈ برائے ملی نغمہ جو انہوں نے ایک لکھا 2011 میں جو بہت مشہور ہوا. اور پھر تادیب رائٹرز ایوارڈ 2014 میں ڈاکٹر صاحبہ کو ملا. تو اس سے پہلے کہ ہم باقی باتیں کریں تو ڈاکٹر صاحبہ کی طرف چلتے ہیں.
मुझे बहुत खुशी है आज उनको इस प्रोग्राम में रंगे सुखन में अपने सामने देख के, क्योंकि डॉक्टर साहब को याद होगा कि 2001 से 2006 तक पाकिस्तान में, खासतौर पे लाहौर में जब मैं तैनात था, तो बहुत मौका मिला उनको, उनसे बातचीत का भी, और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, और खासतौर पे जो कैथल नकीब है उसमें हमने इकट्ठे काम भी किया। और जो मेरा प्रोग्राम था, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वहाँ पे, ये उन्होंने मुझ पे एक मुकाला था जब मेरा प्रोग्राम हुआ तो उस पे पढ़ा। तो बहुत सारी बातें, यादें जो है उनको आज हम ताज़ा करेंगे, उनसे कलाम करेंगे और बातचीत करेंगे। डॉक्टर प्रिया तबीता साहब हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। मैं एनसीएन की फादर जी आपकी और सैमसन जावेद साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये बड़ा अच्छा सिलसिला आपने शुरू किया है, बहुत से लोगों से यूं ही बराह रास्त बात करने का मौका मिल जाता है और एक दूसरे को देख सकते हैं। बड़ी अच्छी काविश है, मतलब खुशी हुई आपने मुझे भी ये मौका फराहम किया कि इस तरह से, एक तरह से आमने सामने बात हो सके। जी जी। और बहुत जो आपका तारुफ जब मैं पेश कर रहा था, और हमें बड़ा फख्र है आपके काम पे, और मैं समझता हूँ कि किसी भी शायर, अदीब, दानिशवर जो भी तख्लीकार होता है उसके लिए उसकी हयात में उस पे बातचीत करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं और ट्रिब्यूट पेश करते हैं तो जो भी तख्लीकार होता है उसको यकीनन खुशी महसूस होती है, क्योंकि तख्लीकार वैसे तो किसी भी तारीफ का ना भूखा होता है ना प्यासा होता है, लेकिन ये वाजिब होता है कि जो अच्छा काम है, जो खूबसूरत काम है, उसको सराहा जाए। ज़फ़र इकबाल साहब बहुत अच्छे शायर हैं हमारे पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा था, कहते हैं कि मैं जो अच्छा शेर जो है वो मेरे दुश्मन का भी हो तो मैं उसकी तारीफ करता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो अच्छा शेर हो, अच्छी तख्लीक हो, जो काम है उसको हमें सराहना चाहिए। तो यही बात है कि सैमसन जावेद साहब और हम मिल के एक टीम की शक्ल में न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क जो है, इस पे हम खास तौर पे जो अदबी शख्सियात हैं उन पे ये प्रोग्राम लेके आते हैं। उनमें बहुत सारे लोग पहले भी आपसे पहले आए, जिनमें नज़ीर कैसर साहब हैं, अफजाल फिरदौस साहब डॉक्टर जो हैं, और आयरीन फरज साहबा, आसरात कमल साहबा, और बहुत सारे लोग, खालिद इमैनुअल, आरिफ परवेज नकीब। तो ये बहुत ये एक सिलसिला हमने शुरू किया और हमने देखा कि इसको बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो नाज़रीन हमें लिखते भी हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक ग्रां कदर खिदमत है और इसको हम अंजाम देना चाहते हैं और इसको जारी रखना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो थोड़ा सा अपने खानदानी पस मंजर के हवाले से बताइए कि आप जो खानदान जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई किस तरह का था, बहन भाई, और इस हवाले से थोड़ा सा खानदानी पस मंजर के बारे में बताइए। जी, काफी तारुफ तो मेरा आपने बता दिया, बाकी मैं शुरू करती हूँ। मेरी जाए पैदाइश लाहौर है, और मेरे वालिद साहब का ताल्लुक जंग से है, और वालदा साहिबा यंगसनाबाद से। लेकिन जब उनकी शादी हुई उसके बाद यहाँ लाहौर में शिफ्ट हो गए वो। हम 4 बहन भाई हैं। बड़ी बहन है ट्रीजा उनका नाम है, फिर बड़े भाई कैसर हैं, उनके बाद रॉबिन भाई हैं। मैं छोटी हूँ अपने घर में सबसे। मेरे वालिदैन की तालीम तो दोनों की मैट्रिक है, लेकिन उन्होंने हम चारों बहन भाइयों की तालीम पे बहुत मेहनत की, बड़ी मोहब्बत से और लगन से उन्होंने हमें पढ़ाया। खास तौर पे मैं चूंकि छोटी भी हूँ सबसे, तो मेरे लिए कुछ शायद ज्यादा मेहनत की उन्होंने। और अम्मी ने बिलखुसूस, मतलब हमारे कोई एडमिशन किससे लेकर, मेरा एडमिशन हो कहीं पे या कोई इम्तिहान हो, लाने ले जाने की, ये सारी जिम्मेदारियां उन्होंने बड़ी अपना फर्ज समझ के उन्होंने निभाई। और इस तरह से मेरी बड़ी बहन जो है उन्होंने भी भरपूर मेरा साथ दिया। मेरा जो सारा जो तालीमी कैरियर है, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, खास तौर पर वो मेरे साथ रही। और लाइब्रेरीज में जाना, थीसिस के हवाले से 3 मैंने मकाले लिखे, एमए में भी मेरा थीसिस था, एमफिल में भी, पीएचडी में भी। तो इस दौरान में लाइब्रेरीज में जाना, नोट्स बनाने, फोटोकॉपीज करवाना, किताबें इशू करवाना, मतलब इस सारे सिलसिले में मेरी बड़ी बहन ने बहुत ताउन किया। और बाकी जाहिर है सभी घर वाले जो हैं वो
اپریشیٹ بھی کرتے رہے، ساتھ ساتھ سراہتے رہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ساری جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی خدا نے مجھے کامیاب کیا ہے، وہ سارا ان سب کی محبت ہے، ان سب کی محنت ہے جو انہوں نے کی میرے لیے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو گھر کا ہمارا ماحول ہے، اس میں ایسے کہ بڑے بھائی جو ہیں وہ چونکہ شاعر بھی ہیں. پہلے وہ لکھا کرتے تھے مجھ سے بہت پہلے، وہ لکھتے تھے. میں نے جب لکھنا شروع کیا تو انہیں آغاز میں دکھایا کرتی تھی، اور ظاہر ہے ادھر سے بھی مجھے اپریسیشن ملتی تھی. اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے لکھنا، پھر مطلب سلسلہ آگے بڑھتا گیا. اور ان کی کتاب بھی آنے والی، جو میرے بڑے بھائی ہیں ان کی بھی کتاب آنے والی ہے. محبت ہو ہی جاتی ہے اس کا نام ہے. تو بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا گھر کا ماحول بھی ایسا ہے کہ ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں، کوئی بھی شعر و ادب کے حوالے سے بھی. تو بڑی بہن بھی بہت کچھ جانتی ہیں شعر و ادب کے حوالے سے، بڑے بھائی بھی ہیں. اسی طرح میرے ماموں ہیں، وہ کافی عرصہ ایران میں رہے، پرشین میں انہوں نے ایم اے کیا. تو بہت سے الفاظ پر، ان کے معنی پہ، مفہوم پہ، اس حوالے سے بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو بس یہی سارا سلسلہ ہے. اسی سارے پس منظر میں میں نے سارا جو تعلیمی سلسلہ ہے یہ مکمل کیا. اسی سارے ماحول میں کتابیں شائع ہوئیں. آپ نے ذکر کیا تھا میری تعلیم کے حوالے سے. تو میں نے اسکول، میرا میکملن ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا. ایف اے اور گریجویشن میری گورنمنٹ جناح ڈگری کالج سے تھی. اور اس کے بعد ایم اے اردو میرا اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی سے 2002 میں نے ایم اے کیا. 2003 میں ایف سی کالج ڈی نیشنلائز ہوا، اور بس خدا کی مہربانی تھی، مجھے میری پہلی جاب وہیں پہ ہوئی جب وہ ڈی نیشنلائز ہوا. اور اسی جاب کے ساتھ 2006 میں نے ایم فل مکمل کیا، اور 2015 میں نے پی ایچ ڈی کی. تو یہ جو سارا سلسلہ ہے، اسی میں بہت سی کامیابیاں ملتی رہیں، بہت سے مطلب ایسے وہ مراحل آئے کہ جس میں ظاہر ہے محنت تو ہو رہی تھی، لیکن جب جیسے جیسے کامیابی ملتی جاتی ہے پھر نئے راستے کھلتے جاتے ہیں، اور زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے آگے بڑھنے کا، اور شوق ہوتا ہے. اسی سارے سلسلے میں 2008 میں جو میری پہلی 2 کتابیں تھی، پہلی میری کتاب 2006 میں آئی، اردو ناول کے منفی کردار، اور 2007 میں شاعری کی کتاب آئی، ہمیشہ روٹھ جاتے ہو. ان دونوں کتابوں پر مجھے نیشنل یوتھ ایوارڈ ملا، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا. سید یوسف رضا گیلانی اس وقت پرائم منسٹر تھے، ان کی طرف سے یہ ایوارڈ بھی ملا. اور اس کے بعد ایف سی کالج میں جاب کے دوران میں ہی پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان میں نے دیا 2015 میں. تو یہ بھی میری خوش قسمتی تھی کہ میں نے اوپن میرٹ پہ میں نے ٹاپ کیا تھا پورے پنجاب میں. تو مائنورٹی کی سیٹ خالی رہی، اور وہ شکر ہے خدا کا کہ میں نے اوپن میرٹ پر ٹاپ کیا. تو بس یہ ایک مختصر سا، یعنی جو تعلیمی حوالے سے تو یہی ہے. پھر 2014 میں میری شادی ہوئی ہے، اور میرے خالہ زاد ہیں یعقوب، ان کے ساتھ میری شادی ہوئی. وہ بھی بہت کوآپریٹیو ہیں. میری بیٹی ہے ارادت، اس کا نام ہے، پریپ کلاس میں پڑھتی ہے. بھائی دونوں شادی شدہ ہیں، اپنی زندگیوں میں خوش ہیں، آباد ہیں. تو بس یہ ایک چھوٹی سی دنیا ہے ہماری. بڑے بھائی کے 2 بیٹے ہیں، جو چھوٹے بھائی ہیں مطلب جو مجھ سے بڑے ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، اور ہم خوش ہیں. سارے یہی ساری دنیا ہے میری بس. ڈاکٹر صاحبہ بہت خوشی ہوئی جو آپ نے ایک منظر کشی کی، محبت کرنے والے گھر کے افراد کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس کی کامیابی میں جو اس کے ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے، اور خاص طور پہ فیملی ممبر جو ہیں وہ بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی مسلسل جدوجہد اور کوشش ہے، اور جو آپ کی کامیابی ہے، اور بہت نمایاں کامیابی ہے، اور اس کا ہم ثمرات بھی دیکھتے ہیں. اور جس طرح خدا نے آپ کو عزت دی پاکستانی معاشرے میں رہتے ہوئے، اور جس طرح آپ نے اپنا ایک مقام بنایا اور جدوجہد کر کے آگے آپ آئی ہیں، اور محنت آپ نے بہت زیادہ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے کردار جو ہیں، جو فیملی ممبرز ہیں، وی اپریشیٹ دیم، کہ کس طرح وہ ہمیں آگے بڑھنے میں حوصلہ عطا کرتے ہیں. اور پھر آپ نے کہا کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی بہت سپورٹیو ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شادی کے بعد جو اگر خاوند کی سپورٹ نہ ہو تو پھر اور کچھ مسائل ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ ابھی مسلسل کامیابی کی طرف آپ کا سفر ہے، تو وی ریئلی اپریشیٹ آل دوز پیپل
जिन्होंने आपको बनाने में, संवारने में, निखारने में और आपकी कामयाबी में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। जी। तो जी, तो अच्छा ये बताइए कि जो मैं पूछना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे मैं पूछता आता हूँ कि जो शायरी है, आप तो शायरा हैं, अदीबा हैं और मैंने आपका कलाम जो है वो पढ़ा भी है। तो कब ये महसूस हुआ आपको कि यू कैन राइट, मतलब कि कुछ शायरी का एक यू फेल्ट दैट आप लिख सकती हैं और शायरा बन सकती हैं? जी। लिखने का आगाज तो स्कूल में ही था, शुरू हुआ। मतलब मैं 7th क्लास में थी जब थोड़ा बहुत वो शायरी अच्छी लगने लगी। उर्दू पढ़ते थे हम और अशार अच्छे लगते थे, नज़में पढ़ते थे सिलेबस में। तो वो खुद से भी बस ऐसे तुकबंदी की कोशिश की। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब 10th में आके थोड़ा सा और एहसास हुआ कि अच्छा कुछ लिखना चाहिए, या तो तब भाई को ही मैं मतलब दिखा देती थी, अच्छा ये मैं लिख रही हूँ। अच्छा वो कुछ बता दिया करते थे कि अच्छा ये काफिया है, ये रदीफ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब कॉलेज गई मैं, तो एफए में, बीए में, दोनों में मैंने उर्दू लिटरेचर पढ़ा। वहां फिर जाहिर है थोड़ा सा और मेरा मतलब जो पता चला कि किस तरह से अदब क्या है या शायरी किसे कहते हैं। शअरा की गजलें पढ़ी जो सिलेबस में शामिल थे। हमारी कॉलेज की मेरी जो उर्दू लिटरेचर की उस्ताद थी, वो मिसेस कौसर इकबाल, वो बहुत अप्रिशिएट किया करती थी। कुछ भी लिखना फिर उन्हें मैंने दिखाना शुरू किया और उन्होंने बताना कि अच्छा अच्छा है, या कोई जो भी कोई कमी बेशी वो बताया करती थी। फिर जब यूनिवर्सिटी में गई हूँ, वहाँ बिल्कुल ही माहौल सारा अदबी था। वहाँ पर भी जो हमारे असातिज़ा कराम थे, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया। और हमारे यूनिवर्सिटी में अदबी नशिस्त हुआ करती थी हफ्तावार। तो अमूमन उसमें ऐसा होता था, जब मैंने लिखना शुरू किया, जब चेक करवाया करती थी, तो उन्हीं से इस्लाह लिया करती थी जो हमारी यूनिवर्सिटी के उस्ताद थे। आहिस्ता आहिस्ता फिर बहरों की तरफ ध्यान गया कि अच्छा यूं लिखना चाहिए। तख्ती करना भी कोई चीज होती है, जिन चीजों का यानी पहले नहीं शऊर था, यूनिवर्सिटी जाकर वो भी पता चल गया। फिर ये था कि जो तनकीदी नशिस्तें, अदबी नशिस्त हुआ करती थी, उसमें मेरी कोशिश होती थी कि मैं ज़रूर हर दफ़ा कुछ ना कुछ पढ़ लूँ। तो बस इसी तरह से ये शौक बढ़ता रहा और फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरा ख़्याल है कि ये तो एक इर्तिकाई मराहिल तय करते हुए हम यहाँ तक पहुँचते हैं। उस वक़्त शायरी कुछ और थी, फिर थोड़ी आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर है कुछ ना कुछ बेहतरी इर्तिका करते-करते, इर्तिकाई जो मराहिल हैं वो तय करते-करते अब सूरत-ए-हाल कुछ और है। तो बस इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा। जी, मतलब शायरी मेरा शौक है। जी, जी। और इसमें ऐसा है कि कभी पाबंद हो कि मैंने नहीं लिखा, कि लाज़मी है कि चूँकि मुझे खुदा ने ये तोहफ़ा अता किया है कि मैं लिख सकती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि बस मैं लिखती रहूँ। मतलब मुझे ये है कि बस कोई ख़ास कैफ़ियत हो, कोई किसी भी तरह के कोई ख़ास जज़्बा हो, जब बहुत इस तरह की कोई कैफ़ियत हो, तो फिर मतलब मैं शौक से लिखती हूँ। जी, जी। जी, ये फ़ादर जो जी, आपने कहा मैं कि पूछना आपने चाह रहा था मैं अ, पूछना चाह रहा था एक जी, जी, छोटा-सा। जी, जी, तबीता साहब है, आपका एक बड़ा नाम है और चूँकि मेरा तल्लक भी सियालकोट से है, बड़े मुशायरे की है इस तरह। लेकिन मैं अगर देख रहा हूँ, अगर मैं गलत ना हूँ, तो आप जो लाहौर से बाहर के शहर शहर हैं या सूबे हैं, आप बहुत कम नज़र आई हैं वहाँ पे। इसकी कोई वजह कोई? हाँ जी, इसकी हुँ, वजह बस यही है कि कभी दूसरे शहरों में तो जाने का इत्तेफ़ाक ही नहीं हुआ। मैं लाहौर में भी कम ही जाती हूँ। थोड़ी ज़िंदगी की मसरूफ़ियत इस तरह की है, तो बस यहाँ लाहौर में रहते हुए भी मैं बहुत कम जाती हूँ। ये मतलब ये हुआ कि आपकी शायरी बोलती है, जिस तरह कहते हैं कि आप अपने को शहद बनाओ, खुद ब खुद जो या चलें, खुशबू दैट्स बनाओ ग्रेट। या फूल बनाओ के आगे खुशबू चले। अच्छा, एक छोटा-सा ये जी। मज़ाक़ती शायरी जो है वो मुझे बहुत कम नज़र आई आपकी इसमें सारी शायरी में। अ, अब अगर मतलब इसका हुँ, हवाला वो सियासत के हवाले से तो है, इसके हवाले से कुछ लिखा हुआ मैंने। असल में हुँ, 2007 हुँ। तक जो शायरी है, वो सारा वो आपने देखा होगा रोमानवी है, लेकिन मैंने मौज़ूआत पर भी बात हुई है। उसके बाद की है कुछ चीज़ें। अभी जब मौका मिलेगा मुझे सुनाने का, तो मैं कुछ सुना भी दूँगी इस हवाले से भी। जी, जी। जी। लेकिन ये है कि मतलब वो ख़ास रुझान उस तरफ नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कि वो कहते हैं कि अच्छा तख्लीक़कार वही होता है जो अपने आप को ख़ला में तसव्वुर ना करे, बल्कि इसी दुनिया का हिस्सा समझे। जी, तो ज़ाहिर है जो जी, हमारी बिल्कुल।
جو ذاتی جو بھی جذبات و احساسات ہیں اس کے ساتھ ساتھ گرد و پیش پہ بھی نظر ہونی چاہیے، جو کچھ ہمارے گرد و پیش میں ہو رہا ہے تو بس کوئی بات ہوتی ہے جو متاثر کرے تو پھر لکھا جاتا ہے اس حوالے سے بھی۔ فادر جی ہمارے ساتھ بہت سارے شاعر بھی ہیں، کیوں نہ کچھ ان کا کلام بھی سنا جائے؟ بالکل، وہ جاتے ہیں اس طرف بھی، کلام کی طرف بھی جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ بڑا اچھا آپ نے یہ جو بات کہی ارتقائی مراحل کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو لکھنے والا ہوتا ہے، تخلیق کار ہوتا ہے، وہ واقعی ایک ارتقائی مراحل ہے اس کے، کہ کیسے ایک جذبہ شروع ہوتا ہے، آپ اس جذبے کو لفظوں کا روپ دیتے ہیں، نکھارتے ہیں، اور اس طرح جیسے آپ نے کہا کہ تخلیق کا عمل جو ہے وہ شروع ہوا، آپ کو زیادہ آپ نے پڑھا، اساتذہ کو پڑھا، دیکھا، شاعری کیا، اس طرح تو ہم چاہیں گے کہ وہ جو ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی شاعری جو ہے ابھی، ٹھیک ہے، تو وہ جو ناظرین ہیں جو ہمیں بہت بڑی تعداد میں سوشل میڈیا پہ اس وقت فالو کر رہے ہیں، تو وہ سننا چاہیں گے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا کلام جو ہے وہ ناظرین کو سنائیں۔ جی جی، ایک غزل کے چند اشعار ہیں۔ ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار، خطا کچھ بھی نہیں، ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار، خطا کچھ بھی نہیں، تو سمجھتا ہے تیرے بعد ہوا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، واہ، یاد جب آئی تیری یاد رہا کچھ بھی نہیں، یاد جب آئی تیری یاد رہا کچھ بھی نہیں، دل نے بس آہ بھری اور کہا کچھ بھی نہیں، وقت کی طرح یہ سانسیں بھی رواں ہیں اب تک، وقت کی طرح یہ سانسیں بھی رواں ہیں اب تک، ایک بس اشک تھمے اور رکا کچھ بھی نہیں، ہاتھ سے ہاتھ چھڑا کر وہ گیا ہے جب سے، ہاتھ سے ہاتھ چھڑا کر وہ گیا ہے جب سے، میں نے اس وقت سے ہاتھوں سے چھوا کچھ بھی نہیں، مجھ سے کہہ دے وہ کسی روز اچانک آ کر، مجھ سے کہہ دے وہ کسی روز اچانک آ کر، میرے جیون میں تیرے بعد بچا کچھ بھی نہیں، اور آخری شعر ہے، بعد مدت کے ملا آج وہ پہلے کی طرح، بعد مدت کے ملا آج وہ پہلے کی طرح، اور اس بار اسے میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ بہت بہت خوبصورت غزل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا کلام، یہ جو جذبات ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ محبت کی شاعری جو ہے وہ بہت ایک محبت جو ہے ایک لازوال اور ایک آفاقی جذبہ ہے، جس کو شاعر اور شاعرات اور لکھاری جو ہیں وہ اپنے اپنے انداز سے پیش کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر پریا تابیتا صاحبہ، یہ محبت کی شاعری جو ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو جذبات ہوتے ہیں، جو اب جذبے پروتے ہیں لفظوں میں، اور کیا یہ اپنا رنگ دکھاتی ہے؟ لوگ زیادہ اس کو لائک کرتے ہیں، ایک طرف نظریاتی شاعری ہوتی ہے، دوسری طرف یہ جذبے، سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ اصل میں ہر انسان تو بنیادی طور پر تھوڑا ہی صحیح لیکن رومانوی تو ہوتا ہے نا، اس لیے جو اس طرح کے جذبات ہیں وہ میرا خیال ہے کہ سبھی کو اچھے لگتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی بہت مطلب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شخص میں رومانویت تو ہوتی ہی ہے، کہیں زیادہ کہیں کم، تو میرا خیال ہے کہ اس لیے اس طرح کی شاعری شاید زیادہ لوگوں کو اچھی لگتی، لیکن بہرحال یہ مطلب لکھنے والا جس کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے اس نے تو وہ لکھنا ہے، یہ تو پھر بات کی بات ہے نا کہ لوگ کیا کہتے ہیں یا کتنا سراہتے ہیں۔ اصل میں بالکل بالکل، رومانوی ضروری ہے کہ لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ محبوب ہو، یہاں تو منظر اس طرح، خیر ہم لوگ جو آبزرو کرتے ہیں دیکھتے ہیں، اتنے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں کہ خود بخود جو اس میں رومانیت جو ہے وہ خود بخود چلی آتی ہے۔ اور میں جی یہ جو غزل آپ کی ابھی سن رہے تھے تو یہ انتخاب کے لیے بھی غالباً آپ نے بھیجی ہے، اور یہ ابھی سے خیر پہلے ہی پاپولر ہے، اور اس کی بڑی تعریفیں ہوئی ہیں اسی کی وہ انتخاب کے حوالے سے جو ابھی شائع ہونے والی ہے کتاب آپ کی۔ جی 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 ڈاکٹر صاحبہ، یہ دیکھا گیا کہ جو خاص طور پہ کیونکہ بہت موقع ملا انٹرویوز کرنے کا، جو ہمارے شاعر ادیب ہیں، دانشور ہیں، اور دیکھا کہ جو خواتین شاعرات ہیں جو مسیحی ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی خاص وجہ ہے کہ شاعرات جو ہیں وہ کم ہیں، یا اس طرف رجحان نہیں ہے، یا آپ کا کیا نقطہ نظر؟ میرا خیال ہے کہ اس میں گھریلو ماحول کا بہت دخل ہوتا ہے،
इस हवाले से कि जब लड़कियां ज़ाहिर है लिख तो रहे होंगे, बहुत से लोग लिख रहे होंगे, लेकिन ऐसा है कि अगर कोई सपोर्ट हो, कोई सराहने वाले घर के लोग भी अगर सराह रहे हों, एप्रिसिएशन मिलती हो, हौसला अफजाई होती हो, तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लिखने का ये सिलसिला आगे भी बढ़ जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि मुताले की कमी और तालीम की कमी भी, मेरा ख्याल है कि इसमें उसकी भी अहमियत है। तो एक तो यही वजह है, लेकिन उसके बाद फिर उसके साथ वसाइल की कमी भी आ जाती है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत सी वजूहात मिलके ही ये सारा सिलसिला इन्हीं से ही बनता है। जी जी। और मैं समझता हूँ कि जो भी शायरात हैं, खवातीन जो मंजर आम पे आई हैं और लिख रही हैं, और उनको बड़ी पजीराई मिली है, जैसे जी आसनात कमल साहब हैं, विक्टोरिया जी जी पैट्रिक साहब बिल्कुल। हैं, और जी आइरिन फराज साहब हैं, आप हैं, तो बड़ा हमें बड़ी खुशी होती है, और भी बाकी जो लिखने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि एक उन्हें बड़ी हौसला अफजाई होती है। अभी और भी बहुत सारे नाम हैं जो शायरात जो जिनका हम जिक्र कर सकते हैं। तो हमें खुशी है कि ये एक सिलसिला जो है वो चलता है और चलते रहना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि मुशाहिदे का, मुताले का बहुत अमल दखल है, और शायद बहुत सारों को शायद मौका ना मिलता उस तरह ज़िंदगी को देखने का, या जी मुशाहदात करने का, या मुताला करने का। तो उस वजह से शायद इस तरफ रुझान ना होता हो। जी ये जो आपने नाम लिए, मैम विक्टोरिया पैट्रिक हैं, मोहतरमा असनात कमल हैं, मोहतरमा आयरीन फरहत हैं। मुझे भी आपने उन्हीं में शामिल किया, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो ये है कि हम सारे ऐसे ही लोग हैं जिन्हें घरेलू माहौल ही ऐसा मिला है कि सपोर्ट मिल रही है, हौसला अफजाई हो रही है। तो मैम विक्टोरिया के साथ भी एक तवील अरसे तक वो मेरी कोलीग भी रहीं। आसनात आपी से भी मुलाकात होती रही, मुशायरों में वो बहुत सराहती भी हैं शुरू में, बल्कि जब मैं शुरू में जाया करती थी तो वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया करती थी। तो एक ये है कि एक तो घरेलू माहौल से, फिर जो हमारे जो सीनियर्स होते हैं, तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो उस वक्त मैम विक्टोरिया भी ज़ाहिर है एक बड़ा नाम है, इसी तरह आसनात आपी वो लिख रही थी, तो उन्होंने भी जी बहुत सराहा। ये बातें भी बहुत मैटर करती हैं कि आपको जब आप किसी अदबी हलके में जाते हैं तो जो आपके सीनियर्स हैं वो किस तरह से आपको वेलकम करते हैं। तो जी जी। एक ये भी बात है कि आगे बढ़ने की, और दिल चाहता है कि अच्छा लिखा जाए, खुशी होती है कि चलें, कोई हम अच्छा कोई काम कर रहे हैं या कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने ज़िक्र किया कि जो उस्ताज़ा हैं या जो आगे बढ़े हैं, जो ऑलरेडी उस फ़ील्ड में होते हैं, मैं समझता हूँ कि उनका बड़ा किरदार होता है हौसला अफ़ज़ाई करने में। देखने में आया कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद उस तरह से उनकी हौसला अफ़ज़ाई नहीं हुई, या जैसे होनी चाहिए थी। और मैं समझता हूँ कि जो शायरी है, इंसान जो है वो खुद अपना एक मैदान जो है वो तैयार करता है। और अगर कलाम जो है वो मौज़ू ना हो, और उसमें वो जिद्दत ना हो, तो मेरा ख़्याल है वो रहनुमाई करने वाले भी उस तरह रहनुमाई नहीं कर सकते। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे जब हम इल्म अरूज़ की बात करते हैं? और जी मैं समझता हूँ कि अभी तो ये एक बाकायदा एक इल्म की एक शक्ल है, कि जैसे हम जी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको वो सारा पढ़ना पड़ेगा, उसके जो चीज़ें हैं, जो लवाज़मात हैं। सो इसी तरह जो अरूज़ हैं वो इसके लिए बहुत ज़रूरी हैं कि पता हो कि इसमें जो शायरी जो है वो बनती कैसे है, शेर कैसे बनता है, और उसके लिए लवाज़मात क्या हैं, और उसको निखारने का अमल जो है वो कैसे होता है। तो मैं समझता हूँ कि यही वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक शायर को या शायरा को दूसरों से मुनफ़रिद करती हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें मेरा ख्याल ये है कि एक जो हम बात कर रहे थे ना, ये जो एक कमी नजर आती है कि ज्यादा लोग क्यों नहीं सामने आते, तो उसमें एक ये भी बात है कि जो नए लिखने वाले लोग हैं उन्हें, मतलब देखें, कोई भी शख्स, हर शख्स हर फन मौला नहीं होता, हमें सीखना पड़ता है। कोई भी हुनर जो भी खुदा ने हमें वदीयत किया है, उसको पहचानना भी तो जरूरी है, अपनी सलाहियत को पहचानना भी जरूरी है, और उसे निखारना भी जरूरी है। उसके लिए ज़ाहिर है जो बड़े हैं, जो सीनियर्स हैं, उनसे रहनुमाई लेनी चाहिए, और कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हम परफेक्ट हैं। ऐसा नहीं होता है, हम मतलब सीखना चाहिए। और जहाँ तक जो रूस की बात की है आपने, ज़ाहिर है औज़ान का इल्म होना चाहिए। एकदम से कोई भी लिखने वाला शुरू में ही तो ऐसा नहीं होता कि वो कोई परफेक्ट हो जाए या शुरू में ही उसको सब कुछ पता हो, लेकिन जो लिखते जाते हैं मश्क से, मश्क बहुत ज़रूरी है। कोई भी महारत हासिल करने के लिए जो मश्क का सिलसिला है वो ज़रूरी होता है। कोई भी काम हो, ये तो हम शायरी की बात कर रहे हैं, कोई भी काम हो, तो उसमें जो प्रैक्टिस है, जो मश्क करने का अमल है, वही महारत की तरफ लेके जाता है।
जो भी लिखने वाले हैं उन्हें इन बातों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जो नए लिखने वाले लोग हैं, जो अब सामने आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा कुछ उन्हें भी मालूम होना चाहिए, इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, लिखने का अमल कुदरती सलाहियत है, लेकिन उस सलाहियत में निखार लाने के लिए जो कुछ सीखना जरूरी है उसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि कोई भी उस्ताद है, या जब हम आप कलाम लेके जाते हैं तो वो फौरन पहले देखते हैं कि ये मौजू है कि नहीं है। तो अगर आप वो वजन में नहीं है तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है, वो कहेंगे पहले जाके अपना वजन ठीक करें। तो मैं जी समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी है, और वो आता है मश्क के साथ, मुताले के साथ और वक्त के साथ, जी कि आप चीजों को किस अंदाज से देखते हैं, किस तरह परखते हैं। तो जैसे जैसे इंसान के तजुर्बात जो हैं जिंदगी के, वो बढ़ते जाते हैं, मुशाहदा जो है वो वसी होता जाता है, तो उस तरह ये कलाम जो है, जैसे आपने कहा कि उसमें निखार जो है कुदरती सलाहियत है, और मैं समझता हूँ कि उसको मेहनत के साथ और बेहतर किया जा सकता है। जी बिल्कुल। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एमए में जब मैंने जिक्र किया ओरिएंटल कॉलेज से, तो जब मुझे बताया सर ने कि अच्छा नहीं, यूं ऐसे लिखना चाहिए, कोई एक बहर का मुझे पता चला, तो आप यकीन करें कि पूरा एक साल मैं उसी बहर में, चूंकि उस वक्त लिखने का शौक कुछ ज्यादा था, शुरू का दौर था, तो मैंने पूरा एक साल एक ही बहर में गजल मैं लिखती रही कि बस इसी पे, बस इसमें मुझे महारत हासिल हो जाए। तो जी ये जी बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर आगे जब मैं उस बहर से हटके दूसरे अजान की तरफ, बहरों की तरफ गई हूँ, तो मुझे कम से कम ये उस वक्त तक इतना शऊर जरूर हो चुका था कि अच्छा इसकी तख्तीक कैसे करनी है, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या है। रदीफ काफिया का शऊर तो जाहिर है बहुत, वो तो बुनियादी बात है ना, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन तख्ती के जो मराहल हैं, अरूज के हैं, जो बहरों का है, उसके लिए ज़ाहिर है मशक करनी पड़ती है। तो मैं बता रही हूँ कि मैंने एक साल, पूरा एक साल एक बहर पे लगाया कि अच्छा मैं इसमें पहले मुझे महारत हो जाए। जी जी इसी तरह फादर जी, नासिर काज़मी ने एक ही किताब जो पूरी की पूरी एक ही बहर में जो है वो उनकी एक जी किताब है, पहली बारिश। पहली बार है। पहली बारिश एक ही उसमें लिखी है। तो मैं पूछना चाहूंगा इनसे कि एक शायर, अदीब, दोनों ही तखयल होते हैं, उनका तखयल, सोच, फिक्र, मतलब तख्लीक करते हैं। लेकिन शायरी थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब थोड़ी मुश्किल सी लग रही है कि क्योंकि अरूज और इस तरीके से होते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बल्कि शायर जो हैं हमारी कम्युनिटी में, शायर बहुत ज्यादा है, अदीब की निस्बत शायर कुछ ज्यादा नजर आते हैं। इसकी कोई वजह, या आप क्या कहना चाहेंगे? अ, इसकी वजह तो हाँ, आप सही कह रहे हैं, शायर ज्यादा हैं। अब शायद रुमानवी जो जज्बा है वो शायद ज्यादा है, इसलिए वो सारा का सारा शायरी के जरिए से ही उसका इजहार हो रहा है। लेकिन नसर लिखने वाले भी हमारे बहुत से अच्छे, आसिफ इमरान साहब बड़ा अच्छा जी। लिख रहे हैं, आफताब जावेद हैं, जो अच्छी नसर लिखने वाले लोग हैं, तो उसकी तरफ भी ध्यान है। लेकिन शायर ज्यादा हैं। अब कुछ कहा नहीं जा सकता इसकी क्या वजह है। अब यहाँ मेरा तो ना ही ख्याल है कहा कि जाए जी, तो तनकीद और तहकीक की तरफ भी आना चाहिए हमारे जी लोगों को, जी क्योंकि हर जब भी अक्सर ऐसा होता है कि जो कुछ यूनिवर्सिटीज में जो हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं जी थीसिस कर रहे होते हैं, एमए का, एमफिल का, बीएस के, तो उसमें ये होता है कि वो सारे लोग कहते हैं मसीही शायरों पे हम थीसिस लिख रहे हैं, जबकि इस मौजू पे बहुत ज्यादा काम हो चुका है। आप तो मेरा ख्याल है कि जो जी ड्रामा नगारी ही मतलब देख ले के बहुत कम नजर आ रहे हैं। या जी फिल्म की तरफ डायजक आइजक जो डायनेस जी जी डेनिस आइजक से वो डेनिस फिल्म की आइजक। तरफ आए या आशर आया, लेकिन बहुत जो है वो कम इस तरफ आए। यूनस जो है वो आए इसकी तरफ, ड्रामे, पंजाबी ड्रामे जो लिखे हैं इस तरफ बहुत कम आए हैं लोग, ड्रामा जी। निगारी की तरफ। तो जो तहकीक करने वाले हैं उन्हें भी ढूंढना चाहिए, हो सकता है और भी बहुत से नसर निगार हमें मिल जाएं। लेकिन हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों में जो हमारे भी जो क्रिश्चियन जो बच्चे हैं वो भी झट से ये मौजू ले लेते हैं कि जल्दी से मैं वो मसीही शायरों पे पैगाम। थीसिस कर लूं। अब असल में उस पे तो बहुत काम हो चुका है, उस पे मजीद ठीक है, मतलब उसकी कोई और सूरत होनी चाहिए, कोई और पहलू देख लेना चाहिए कि किस हवाले से न लिख रहे हैं। लेकिन नसर के मौजूआत की तरफ भी ध्यान होना चाहिए। हमारे बहुत से लिखने वाले हैं जो अफसाना भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, कॉलम लिख रहे हैं, ड्रामे की बात आपने की, तो इन सारी बातों की तरफ भी देखना चाहिए, तनकीद और तहकीक की तरफ भी आना चाहिए। मतलब शायरी ठीक है, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन जो दूसरी असनाफ हैं वो मेरा ख्याल है कि अगर उस पर भी कोई तहकीक करने वाले मिलेंगे तो शायद और भी बहुत से नाम निकलें। जी, जी। डॉक्टर साहब, अब बातों का सिलसिला भी जारी रहेगा और हम चाहेंगे कि नाजरीन जो हमें बड़ी तादाद में देख रहे हैं फेसबुक पे, तो कलाम जो है वो आपका वो भी सुनना चाहेंगे। तो आप 2 या 3 चीजें जो है वो इकट्ठी सुनाएं एक बार, फिर बाद में फिर अच्छा इसके जी, साथ ठीक। हाँ जी, एक गजल के चंद अशार। एक यही वस्फ है उसमें जो अमर लगता है, एक यही वस्फ है उसमें जो अमर लगता है, वो कड़ी धूप में बरगद का शजर लगता है। यूं तो चाहत में निहां जून की हिद्दत है मगर, यूं तो चाहत में निहां जून की हिद्दत है मगर, सर्द लहजे में दिसंबर का असर लगता है। वाह, जाने कब गर्दिशे अयाम बदल डाले तुझे, जाने कब गर्दिशे अयाम बदल डाले तुझे, जीत कर तुझको मुझे हार से डर लगता है। जब से जाना कि वो हम शहर है मेरा तब से, जब से जाना कि वो हम शहर है मेरा तब से, शहर लाहौर भी जादू का नगर लगता है। चाहे कितनी ही सजावट से मुज़य्यन हो मगर, चाहे कितनी ही सजावट से मुज़य्यन हो मगर, माँ नजर आए तो घर असल में घर लगता है। और वाह, आखिरी शेर है, इस कदर उसकी निगाहों में तकद्दुस है नेहा, इस कदर उसकी निगाहों में तकद्दुस है नेहा, सर झुकाती हूँ तो पीपल का शजर लगता है। वाह, और एक नज्म मैं सुनाना चाहूंगी। मनो तू इसका उन्वान है, जो मेरी अ, आने वाली किताब है उसका भी उन्वान यही है। उसी में से एक नज्म है, मनो तू। बहुत सी आदतें यूं तो हमारी अगरचे एक जैसी हैं, वाह, बहुत सी आदतें यूं तो हमारी अगरचे एक जैसी हैं, मगर कुछ ऐसी बातें हैं कि जो मुतजाद हैं और इख्तलाफी भी। तुम्हें आदत सवालों की, तजस्सुस और हवालों की, मुझे उलझन वजाहत से, शिकायत से, रिवायत से। मैं लापरवाह हूँ और है खुदसरी मुझ में, मगर तुम कद्र करते हो, हमेशा फिक्र करते हो। बस अपनी जिद के पक्के हो, मगर सदशुक्र सच्चे हो। और उस दिन जब बड़े ही मान से तुमने कहा मुझसे, और उस दिन जब बड़े ही मान से तुमने कहा मुझसे कि जब हम एक हो सकते हैं तो क्या हम एक जैसे हो नहीं सकते। कसम उस एक लम्हे की, फकत उस एक जुमले ने मनो तू का बड़ा झगड़ा मिटा डाला, मुझे तुम सा बना डाला। वाह, 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 वाह। बहुत क्या खूब। क्या तसलसल है नज्म में आज, बहुत जबरदस्त, बहुत खूब। पंजाबी पंजाबी अगर लिखी है तो वो भी कोई नहीं, होगा। नहीं पंजाबी में नहीं कोई कोशिश खैर, की मैंने। उर्दू में ही ठीक है। जी, ये एक और गजल है। खो गई याद भी गुजरे हुए सालों में कहीं, वाह, खो गई याद भी गुजरे हुए सालों में कहीं, रह गया नाम तेरा मेरे मकालों में कहीं। मेरी नज़मों के भी उन्वान किनाया थे कभी, मेरी नज़मों के भी उन्वान किनाया थे कभी, तू ही रहता था गजल और गजालों में कहीं। मैंने वो वक्त भी देखा है कि जब जात मेरी कुछ की हैरत में रही, कुछ के सवालों में कहीं। वाह, मेरी आंखों में सिमट आए थे सब दर्द मेरे, मेरी आंखों में सिमट आए थे सब दर्द मेरे, उलझने सारी उलझ बैठी थी बालों में कहीं। आज मारूफ है वो शख्स मिसालों की तरह, आज मारूफ है वो शख्स मिसालों की तरह, तू जिसे छोड़ गया चंद हवालों में कहीं। मेरे जीवन की स्याही तेरे जाते ही गई, ढूंढना हो तो मुझे ढूंढ उजालों में कहीं। अब तो यादों का तसव्वुर भी मेरे पास नहीं, अब मुझे याद करो भूलने वालों में कहीं। बालों में कहीं, वाह वाह, वाह वाह, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त कलाम। और डॉक्टर साहब, ये देखा मैंने, क्योंकि अभी आज जब कलाम भी पेश कर रही थी, इसमें जो मौजूआत हैं बड़े जदीद हैं, और डिक्शन जो है वो भी, और लबो लहजा जो है, तो आप किस तरह देखती हैं जो क्लासिकल शायरी है उस्तादा की, जिनको हम पढ़ते हैं, उसको, और जो आज की जो शायरी है, जो मौजूआत हैं इसके हवाले से, तो किस तरह आप देखती हैं दोनों जमानों को? मौज़ूआत में तो दिन ब दिन देखें इजाफा होता चला जा रहा है। एक वक्त था कि शायरी इश्क व मोहब्बत के एक दायरे तक महदूद थी, तसव्वुफ की बात हो रही थी, इश्क की बात, इश्क हकीकी, इश्क मजाजी।
लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें बहुत से मौज़ूआत आना शुरू हो गए, मजहब की बात भी हुई, सियासत की बात भी हुई। अब भी हमारे गिरदोपेश में भी आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, तो ये तो सिलसिला चलता ही है। जिद्दत तो होती है, हर दौर में होती है। क्लासिकी दौर में भी जिद्दत थी। गालिब की शायरी को आप देख लें, उनकी क्लासिकी गजल में भी जिद्दत है। उन्होंने उस जो रिवायती डगर थी उससे उन्होंने इनहराफ किया। तो वो डिक्शन के हवाले से भी है, मौजूआत के हवाले से भी, रवैयों के हवाले से भी, और तकनीक के हवाले से भी। तो मेरा ख्याल है कि जिद्दत तो इन्हीं सब हवालों से ही होती है। जी। तो आप जो मौजूदा जो शायरी है, जो हमारा जो शायरी हो रही है, उसमें आप किस तरह उसको देखती हैं? और जो आपको इंस्पायर कौन कर कि किस तरह की शायरी आपको ज़ाती तौर पे इंस्पायर करती बस जो शेर अच्छा लग रहा है। है? चलें ये बताएँ कि अच्छे शेर की क्या पहचान है? चलें ऐसा करते हैं। अच्छा शेर अच्छा शेर आपके नज़दीक कैसा होता है? अच्छा शेर तो मेरा ख्याल है कि जो बड़ी शिद्दत से कोई किसी जज्बे का जिसमें इजहार हो, कहते हैं कि शायर जिस कदर उसका जज्बा, उसके जज्बात एहसासात शदीद होंगे, उसी कदर शेर पुरतासीर होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके साथ ये भी जरूरी है कि अच्छे शायर को एक अच्छा सामे और अच्छा कारी भी चाहिए। शेर फहमी भी तो एक हुनर है ना, शेर जी, जी। समझना भी तो एक बात है ना। आपने सुना होगा, मीर तकी मीर का एक शेर है। वो कहते हैं कि इसमें राह सुखन निकलती थी, इसमें वाह! राह सुखन निकलती थी, शेर होता तेरा शियार है काश। वाह! वाह, तो वाह, वाह, वाह! अच्छा शेर वही है जो दूसरे के दिल तक रसाई हो सके, लेकिन आगे भी कोई वैसा शख्स होना चाहिए जो शेर फहमी का जौक भी रखता हो। बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। लोग कहते हैं बाकी तो कि बहुत याद, सी जी। जो याद ना रहे, जो शेर याद ना रहे वो बहुत को अच्छा शेर होता तो मेरा ख्याल है कि अच्छा शेर जल्दी याद हो जाता है। अच्छे बिल्कुल। शेर की और खूबी ये है कि सुनते ही याद हो जाए। है। बिल्कुल, और ये मैं भी ठीक। समझता हूँ कि इसी को सहले मुमतना की शायरी कहते हैं कि वो सिंपल भी लगता है और उसमें बहुत खूबसूरती भी होती है और वो याद भी रह जाता है जो पढ़ने वाले हैं। जी और आप देखिए कुछ असातिज़ा के जो शेर हैं, वो अभी तक लोगों को ज़ुबानी जो है वो याद हैं जी और वो इस्तेमाल भी होते हैं वक़्त के मुताबिक और इस तरह। जी तो ये एक बड़ा अच्छा एक तरीका है। अच्छा, आप जो शेरी रियाज़त है, उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? जो शेरी रियाज़त है, आप देखें कि शायरी करने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अ, शेर को निखारना, उसमें और जिद्दत लेके आना क्योंकि मुझे खुद इसका तजुर्बा है क्योंकि मैं भी इसमें मराहिल से गुज़रा हूँ शेर कहने से के हवाले से। तो मैंने देखा कि कई बार इस तरह होता है कि मैं खुद अपने शेरों को निखारता रहता हूँ। वो जब पढ़ते हैं तो लगता है कि इसको और बेहतर किया जा सकता है, इसको और एक एक ही वक़्त में एक शेर की कोई 2-2 3-3 सूरतें आपके सामने बिखर के सामने आ जाती हैं। तो फिर जी देखते हैं कि ये इस तरह ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये कैसे तो ये किस तरह आप देखती हैं इसको जो ये जो शेरी जी रियाज़त है? ये तो असल में एक सिलसिला है ना, जो तख्लीकी अमल है उसके लिए तनकीद जरूरी है। आप बहुत से जो बड़े बड़े नाम गुजरे हैं जो शायरों में, वो भी उनके बारे में भी सुनने को मिलता है कि किसी शेरी मजमुए में जो उनका कोई दीवान शाया हुआ या कोई शेरी मजमुआ, तो उसमें सूरत कुछ और थी, बाद में कहीं और वो शेर छपा है या वो गजल छपी है, तो उसमें कहीं अल्फाज बदल दिए गए हैं या कहीं कुछ और तब्दीली कर दी गई है। तो मेरा ख्याल है ये तो बड़ा अच्छा सिलसिला है कि कहते हैं कि एक अच्छा तख्लीककार तख्लीकी अमल के दौरान में एक अच्छा नक्काद भी होता है। तो ये हम अपनी इस्लाह खुद भी कर रहे होते। जब तख्लीकी अमल से गुजर रहे हैं तो उस वक्त की जो तनकीद है वो बहुत जरूरी है। वही, ये नहीं है कि मतलब जो भी कोई लफ्ज है, चलें अगर मुझे कोई काफिया नहीं मिल रहा तो मैं कहूँ अच्छा चलें इसी पे गुजारा कर लेते हैं, चलें गुजारा तो हुआ ना। ये गलत बात है। मतलब जो मैं कहना चाह रही हूँ, जब तक मुझे कोई अच्छा लफ्ज नहीं मिलेगा, वो जो उस जज्बे की सही अक्कासी नहीं कर सकेगा, मुझे मेरा ख्याल है तब तक मुतमईन नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये चीज निखारती है, वही जो आप रियाजत की बात करें, ये बहुत जरूरी है। जो कायनात का मुतालिया है, जो अल्फाज की तलाश है, ये बहुत जरूरी है। ये ना हो कि बस ठीक है ये जहन में मेरे ख्याल था, अगर इसको मैंने कहीं मौजू कर लिया है तो चले मैं उस पर मुतमईन हो जाऊं। जब तक मेरा जो जज्बा जितनी शिद्दत से मेरे अंदर मौजूद है, अगर उतने भरपूर अंदाज से उसको अल्फाज नहीं मिल रहे तो उसको बयान करने का फायदा नहीं है। तो जी। यही जो तलाश का अमल है यही रियाजत है। और रियाजत में मुतालिया भी शामिल है। पहले तो ये कहा जाता था कि जो जो क्लासिकल शायर गुजरे हैं, उनके पास जब कोई नया लिखने वाला इस्लाह के लिए आता था, हमें यूनिवर्सिटी में हमें असातिज़ा ने हमारे बताया
کہ جب ان کے پاس کوئی آتا تھا جو کلاسیکل شاعر تھے اصلاح کے لیے، جو نئے لکھنے والے لوگ آتے تھے، تو وہ انہیں کہتے تھے کہ پہلے جا کے کسی استاد شاعر کے، کسی کلاسیکل شاعر کے 2000 اشعار یاد کریں. مطلب یہ ایک جب آپ شعر یاد کریں، اتنے اشعار یاد ہوں گے، لب و لہجہ بنے گا، کتنے زیادہ معلومات میں اضافہ ہوگا، ایک اسلوب سامنے آئے گا، ایک خوبصورت ڈکشن ملے گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ مطالعہ وسیع ہونا چاہیے. باقی مشق تو ہے ہی، ریاضت یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مشق کی جائے، اپنی ہی چیزوں میں نکھار لانے کی کوشش کی جائے، وہی تخلیقی عمل کے دوران میں تنقید کو بھی اہمیت دی جائے. اور بس وہ جیسے مولانا علی نے کہا تھا کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں. تو یہ جو خوب کو خوب تر سے بنانے کا عمل ہے، یہ بھی بڑا معنی رکھتا ہے اس سارے عمل میں. بالکل بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے یہ کہا کہ اس میں نکھار لاتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت، کسی بھی، جیسے آپ دیکھیں ایک سنگر ہے، اس کو اپنی جو گائکی ہے اس کو مضبوط رکھنے کے لیے مسلسل گانا پڑتا ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے، ریاض کرنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شاعر جو ہے اس کو بھی اپنے خیالات کو پختہ کرنے کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں کوہنا مشق شاعر یا شاعر، تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے مطالعہ کرنا اور پھر مشق کرنا، اور پھر آپ نے جیسے کہا کہ کائنات کا مطالعہ کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور اپنے ماحول سے جڑے رہنا، اور جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ لرننگ ایٹیٹیوڈ ہونا، اور وسیع خزانہ ہونا الفاظ کا، تاکہ وقت کے مطابق آپ اس کو استعمال کر سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی محنت ہے جو شاید بہت سارے لوگ نہیں کرتے، اور جب نہیں کرتے تو پھر وہ اپنا مقام جو ہے جو بنانا چاہتے ہیں وہ نہیں بنا سکتے. جی بالکل. جی کریں تو ابھی آپ کا اور کچھ کلام سنتے ہیں، اور پھر سیمسن صاحب کی طرف بڑھوں گا، وہ کچھ سوال کرنا چاہیں گے. اور تو جی ایک غزل کے 2 اشعار. خلقت شہر کے اتوار سے ڈر لگتا ہے، خلقت شہر کے اتوار سے ڈر لگتا ہے، ختم ہوتی ہوئی اقدار سے ڈر لگتا ہے. پھر کئی قتل ہوئے ہوں گے یا خودکش حملے، پھر کئی قتل ہوئے ہوں گے یا خودکش حملے، صبح ہوتی ہے تو اخبار سے ڈر لگتا ہے. یہ ذرا دوبارہ کہیے گا، یہ بہت خوبصورت شعر ہے، یہ جو سیکنڈ صبح شکریہ. ہوتی ہے تو اخبار سے خلقت شہر کے اتوار سے ڈر لگتا ڈر ہے، لگتا ہے. ختم ہوتی ہوئی اقدار سے ڈر لگتا ہے. پھر کئی قتل ہوئے ہوں گے یا خودکش حملے، صبح ہوتی ہے تو اخبار سے ڈر لگتا ہے. کیا قیامت ہے کہ، میں غزل پوری پڑھ دیتی ہوں. کیا قیامت ہے کہ وہ شخص بھی منصف ہے یہاں، کیا قیامت ہے کہ وہ شخص بھی منصف ہے یہاں، خود جسے اپنے ہی کردار سے ڈر لگتا ہے. مار ڈالے گی اسے سست روی کی عادت، مار ڈالے گی اسے سست روی کی عادت، جس کو اس وقت کی رفتار سے ڈر لگتا ہے. حوصلہ چاہیے میدان میں اترنے کے لیے، حوصلہ چاہیے میدان میں اترنے کے لیے، کیسے جیتے گا جسے ہار سے ڈر لگتا ہے. یہ نہ ہو دونوں کو ایک روز انا لے ڈوبے، یہ نہ ہو دونوں کو ایک روز انا لے ڈوبے، وقت بے وقت کی تکرار سے ڈر لگتا ہے. بہت خوب، بہت خوب. اچھا، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ میں اکثر جب بھی ہمارے ساتھ شاعر آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی، ابھی تک وہی شاعر آئے ہیں جو بڑے کامیاب فیلڈ میں بھی ہیں. فیلڈ سے مراد ہے کہ وہ اپنا گھر بار بھی بڑے اچھے طریقے سے مینٹین کرتے ہیں، چلا رہے ہیں، ارننگ، سب کچھ ہے ان کے ساتھ. لیکن موسٹلی ہماری کمیونٹی میں کچھ جو شعراء ہیں ان کا بڑا حال، اچھا حال نہیں ہے ان کا، معاشی جو حالت ہے. تو کبھی آپ کے ذہن میں کبھی آیا کہ کوئی ایسا ہمارا ادارہ ہونا چاہیے یا کوئی ایسے طریقے سے کہ ان کی کوئی ہیلپ ہو، یا کوئی ایسا طریقہ بنے کہ یہ جو تخلیق ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، بیچ میں بڑے نام ہیں جو ان کی بڑی کسب پرسی کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، کبھی ایسا کبھی آیا آپ کے ذہن میں؟
हाँ जी, बिल्कुल आपने बड़े अहम मसले की तरफ आपने इशारा किया। तो ये मसला तो है, बहुत से लोग हैं बहुत अच्छा लिखने हम्म, वाले भी हैं, लेकिन हम्म, ये जो मुआशी मसाइल हैं ये बीच में आ जाते हैं, जी, किताबें शायद की वजह से पड़ी रह हम्म, जाती हैं। हम्म, तो मेरा ख्याल है कोई इस तरह का इदारा होना चाहिए, कोई तंजीम ऐसी होनी चाहिए, जिस तरह आपने ये सिलसिला शुरू किया है इंटरव्यूज का, शायरों को अदीबों को बुलाकर बात करने का, इसी तरह से कोशिश करने से तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरा हम्म, ख्याल है कि कोई ऐसी तंजीम, कोई इदारा या हुकूमती सतह पर अगर हम इस तरह से कोई तंजीमें बनेंगी तो हुकूमती सतह पर भी उस पर काम हो सकता है। हम्म, तो ये तो होना चाहिए ताकि वो लोग जो अच्छा लिखने वाले हैं और मुआशी मसाइल का शिकार हैं उनकी मुआवनत होनी चाहिए, इस तरह से उनका काम भी सामने आना चाहिए। जी। एक और भी मैं पूछना चाहूँगा कि अवार्ड की जब बात आती है तो कहते हैं जी फलां की किताब नहीं है, या किताब की वजह से वो रह जाता है, मतलब अवार्ड उसको नहीं मिल सकता। तो ये आपको ठीक लगता है कि एक बहुत अच्छा शायर वो अपनी किताब शाया नहीं करवा सका, या उसके पास इतने वसाइल नहीं थे, तो क्या अवार्ड में ऐसा कोई रखना चाहिए कि किताब भी हो साथ? इस तरह कई कई ऐसे नाम हैं जिनका नाम इसलिए नहीं आया अवार्ड में, प्रेसिडेंट अवार्ड या दूसरे अवार्ड में नहीं आया कि उनके पास उनकी किताबें नहीं, कोई भी। जी। अच्छा, इसमें ये है मेरा ख्याल, जाती ये ख्याल है, एक तो ठीक है चलें, एक मेयार एक पैमाना बना दिया गया है कि किताब होगी तो अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपकी जी। जी बात कीजिए। जी। हाँ जी, तो मेरा ये जी। ख्याल है कि ये जरूरी नहीं है, हम्म, अवार्ड किसी किताब पे या किसी शायर को अगर मिल जाता है तो ये कोई हरफ आखिर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस जिसको अवार्ड मिला है सिर्फ वही अच्छा शायर है। बेशुमार किताबें हैं, बेशुमार शायर हैं जिनको अवार्ड्स नहीं मिले, लेकिन ये नहीं है कि वो अच्छे शायर नहीं है। ये तो एक सिलसिला है ना, जैसे मैं जिक्र कर रही हूँ 2008 में नेशनल यूथ अवार्ड था, तो उसमें जाहिर सी बात है जिन लोगों ने जो उस क्राइटेरिया के मुताबिक चीजें भेज रहे थे, जो उसके अहल थे, वही उन्हीं में से किसी को अवार्ड मिलेगा ना। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग जो हैं वो उनकी शायरी अच्छी नहीं है तो, या उनको अवार्ड नहीं मिला तो वो सिफर हो गए, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि अवार्ड अवार्ड मिलना जो है ठीक है, एक सनद है, अच्छी बात है। बहुत से जो अवार्ड याफ्ता जो तसानीफ हैं उनको जरा ज्यादा बेहतर समझा जाता है, या उनकी जो दर्जा बंदी की जाती है तो वो ज्यादा मर्तबे की करार पाती हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जरूरी नहीं है कि अवार्ड भी मिला हो। लेकिन ये जो क्राइटेरिया की बात करें ना कि जिसकी किताबें हों उसी को मिलना चाहिए, मेरा ख्याल है कि किसी हद तक ठीक है, यानी कोई एक चीज तो हो ना जिसपे एक क्राइटेरिया तो चाहिए अवार्ड देने के लिए भी। तो जी। किताब का छपा होना मेरा ख्याल है ये तो ठीक है, लेकिन इसकी वजह से ये समझना कि अगर किसी को नहीं मिला तो वो उस दायरे से खारिज हो जाए, ये नहीं। हम्म। मेरा ख्याल है वो इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि बहुत सारे हमारे जो शोरा हैं जो बहुत अच्छी शायरी करते हैं, और उनमें खूबियां भी हैं, वो मुस्तनिद भी जी। हैं, लेकिन शायद मुआशी हालात की वजह से वो किताबें शाया नहीं कर सके या हो सकी उनकी, तो इस वजह से वो जो शायद उनको अवार्ड मिलना चाहिए था, शायद वो नहीं मिल सका, इस लिहाज से भी। तो जी ये असल हाँ जी, मैं में यही अर्ज कर रही हूँ कि जी। लेकिन उनकी जो अहमियत है वो अपनी जगह बरकरार है। बेशक ऐसे बहुत से लोग होंगे, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अवार्ड मिलना कोई मेरा ख्याल है कि ये हरफ आखिर नहीं है। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उनकी शायरी खुद बोलेगी, उनका जो काम है वो खुद अपना इजहार करेगा कि वो किस पाए की है, उसमें वो कितनी अहमियत रखती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये तो एक दुनियादारी के जी। तकाजे हैं ना, कि मतलब एक अप्रिसिएशन का एक तरीका है अवार्ड। डॉक्टर साहब एक प्रोग्राम होने वाला है अन करीब, तो उन्होंने मुझसे जो है ना मशवरा लिया कि ऐसा होना चाहिए। तो जाहिर है मैंने तो उनको बोला कि भाई मेरे पास तो 5,000 कालम जो है कि नेशनल न्यूज पेपर में लग गए हैं, तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे, मेरी किताबें तो शाया नहीं हो सकी, तो फिर मैं तो आ ही नहीं सकता आपके किसी। हम्म, जी। चलिए तो देखिए बात को। उसमें उसमें दो तरीके, दो मतलब वो जी। बनाए जा सकते हैं ना, उसके एक ये हम्म, है कि जो तबाशुदा किताबें हैं
उस पर दिया जाए अवार्ड, और एक जो जो गैर मतबूआ जो भी काम है उस पर दे दिया जाए। इसमें तो मेरा ख्याल है आसानी से ये तकसीम हो सकती है। जी ये जी तो जी नहीं है कि आपको अवार्ड से महरूम किया जाए। आपका जब काम है तो ठीक है, वो जाहिर है कि किताबी शक्ल में नहीं, लेकिन जब इतने कॉलम है तो वो कहीं तो छपे होंगे ना। ये तो जी 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 डॉक्टर साहब, आप एक बड़ा अहम सवाल जो है, जो मेरे जहन में है और जो मैं अक्सर पूछता भी हूँ और आपसे भी पूछना चाहूंगा कि एक तरफ पाकिस्तान का अदबी मंजरनामा है, और मैं समझता हूँ कि जो एक अदब का एक मंजरनामा है, उसमें आप किस तरह देखती हैं जो मसीही हैं उनके कंट्रीब्यूशन को? किस तरह का हमारा कंट्रीब्यूशन है, और हाउ डू यू सी दैट? क्या वो बड़ा वैल्यूएबल है? आपने जो चले तख्लीक पाकिस्तान से लेके अब तक जो ये 73-74 ईयर्स बनते हैं, तो इसमें आप मसीहियों का जो कंट्रीब्यूशन है अदब में, उसको किस तरह देखती हैं? जी, मेरा ख्याल है कि हमारे तो बहुत से अच्छे लिखने वाले लोग हैं, जो शुरू से एक सिलसिला चल रहा है। बड़े बड़े नाम हैं जो अभी भी मौजूद हैं, उससे पहले भी हैं, तो हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है इसमें। मेरा ख्याल है कि ठीक है, लेकिन और लोग सामने आने चाहिए। जैसे मैंने जो इमानुएल कासर इंजीली साहब की जो किताब की तदवीन की, वो बहुत अच्छे शायर थे। फिर और बहुत से नाम हैं जो जिया साहब हैं वो, कि अर्जिया और जी के आर जिया जी, और मतलब बहुत से लिखने वाले हैं ना, जो BM हसरत थे, जो अवार्ड भी मुझे उनके नाम का मिला। तो और बहुत से लोग हैं, उसके बाद भी ये सिलसिला चल रहा है। तो ये तो मतलब कंट्रीब्यूशन तो है हमारा, लेकिन शायद अभी ज्यादा जरूरत है, और मजीद काम होने की जरूरत है, और ज्यादा लोगों को सामने आने की जरूरत है। वैसे तो जो हमारी मसीही कम्युनिटी है, हर शोबे में ही लोग आगे आए हैं। आप मतलब देख लें, आर्मी का हो, कोई भी फजाइया का हो, असातिज़ा आप देख रहे हैं, मेडिकल में आप देख रहे हैं, नर्सिंग का शोबा हो, तो हर शोबे में है, अदब में भी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं फादर जी, समझता हूँ कि जी अभी कुछ टाइम का भी देख लीजिएगा। जी जी मैं देख रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि ये बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने अभी देखे नज़ीर कैसर साहब है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत रोशन सितारा है, और जी बिल्कुल। बड़ा उनका एक मेन स्ट्रीम में नाम है। बरसगीर जी पाक में बड़ी मेहनत की उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि जो जो जिसमें सलाहियत होती है वो मनवा लेते हैं अपने आप को। बिल्कुल। आप देखिए नैयर थे गुलकारी में, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत सारे लोग जो शायद हालात का रोना रोते हैं कि या हालात हमारे हाथ में नहीं है, या कुछ वक्त नहीं, या हमारे साथ ज्यादती हो रही है, शायद कहीं पे उनके कलाम में या जो उसमें शायद कमी होगी, जो इस तरह अपना एक मुकाम नहीं शायद बना सके। तो देखिए, इसमें ये है कि जी जी जी, प्लीज आप कीजिए बात। जी बात कीजिए। मैं कह रहा हूँ जोहर शनास जो है वो तो बहुत होते हैं, लेकिन जोहर भी तो होना चाहिए। जी बिल्कुल, दोनों बातें हैं। कई दफा फादर जी मौका भी मिलने का होता है। कई दफा वो चीज वहां पे जैसे नहीं होता मार्केट में जिस तरह के एक चीज कहाँ गई है, वो भी जी होता है कि मौका अगर नहीं बनता उसके लिए, कितनी भी अच्छी चीज हो तो वो जगह ही पड़ी रहे, तो बस उसका भी होता है। ये बड़े सारे ऐसी जी एग्जाम्पल हैं। बहुत आला आला लिखते हैं, लेकिन वो अपनी वहां उस जगह से जो बाहर नहीं निकले, मौका नहीं मिला। जी मौके भी जो मौका फराहम करना या उनको मिला ये बहुत काउंट करता है। जी हाँ जी। जी चलें, बहुत अच्छा। और अभी कुछ और कलाम सुनाइए, ताकि फिर बाद में मैसेज आपका लेंगे। जी, एक ये नज्म है, असासा इसका उन्वान है। मोहब्बत के जमाने की हंसी कुछ यादगारें हैं। मोहब्बत के जमाने की हंसी कुछ यादगारें हैं। कहीं बूंदें हैं सावन की, कहीं महकी बहारें हैं। कभी जो साथ देखे थे, उन्हीं ख्वाबों की आंखों में अधूरी सी अभी ताबीर बाकी है। समात में तेरा लहजा, तेरी तासीर बाकी है। कहीं कागज के टुकड़ों पर तुम्हारे हाथ से लिखी हुई तहरीर बाकी है। मेरे कमरे में आवेज़ां तेरी तस्वीर बाकी है। मेरे दिल ने यूं माजी का लबादा ओढ़ रखा है। तेरी यादों से रिश्ता जोड़ रखा है।
नहीं अब राब्ता लेकिन, नहीं अब वास्ता लेकिन, अभी तक रब्त कायम है, मोहब्बत रोग दायम है। वाह 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 वाह, जबरदस्त। और बहुत बहुत एक नेचुरल फ्लो जो है शायरी में, और बड़ा मजा आता है। और फिर जिस अंदाज से आप पढ़ती भी हैं, और मैं समझता हूँ कि यही एक अच्छे शायर या शायरा की एक खूबी है। जी, और इरशाद कीजिए। जी, एक और गजल है। तू रूबरू न सही, महवे गुफ्तगू ही सही, तू रूबरू न सही, महवे गुफ्तगू ही सही, नमाज़े शौक तो वाजिब है, बेवजू ही सही। ये इसमें गिरा लगाई थी, दूसरा मिसरा गिरा का है। तू रूबरू न सही, महवे गुफ्तगू ही सही, नमाज़े शौक तो वाजिब है, बेवजू ही सही, कठिन बहुत है मसाफत, सफर अदू ही सही, तू हम सफर न सही, तेरी आरज़ू ही सही, मकामे हूँ की लगन हो कि मार्फत की तलब, मकामे हूँ की लगन हो कि मार्फत की तलब, जो खुम हुए ना मुयस्सर तो फिर सबू ही सही, बजा के ख्वाब हुई आके इस सदी में वफा, बजा के ख्वाब हुई आके इस सदी में वफा, जो दस्तरस में न हो उसकी आरज़ू ही सही, दिया है दरसे अतात मुझे मोहब्बत ने, दिया है दरसे अतात मुझे मोहब्बत ने, ये कज अदाई तगाफुल तुम्हारी खू ही सही, मुझे भी मान है दिल के सभी होने पर, मुझे भी मान है दिल के सभी होने पर, हंसी बहुत है वो काफिर वो खूब रू ही सही। बहुत खूब। वाह वाह वाह, जबरदस्त। हाँ जी, और कुछ सुनाना चाहेंगे? जी, ये कुछ गिरदोपेश की सूरत हाल पर एक आध गजल है। मैं फैसलों की आड़ में अब फासला होने को है, फैसलों की आड़ में अब फासला होने को है, इब्तदा तो हो गई थी इंतहा होने को है, हमने था कुछ और चाहा और क्या होने को है, एक जरा सा वाकया अब सानिहा होने को है, फिर हवाएं अजनबी हैं और सहमी है फजा, फिर हवाएं अजनबी हैं और सहमी है फजा, फिर कहीं शहरे गुमां में हादसा होने को है, हाकिमे अर्ज़े वतन से क्या तवक्को क्या गिला, हाकिमे अर्ज़े वतन से क्या तवक्को क्या गिला, वो खुद अपने नफ्स का अब आईना होने को है, बेखबर सूबों के वुज़रा और बेहिस जानशीं, क्या पता क्या हो गया है और क्या होने को है, कर सके बस ये धमाकों की मजम्मत अब तलक, कर सके बस ये धमाकों की मजम्मत अब तलक, और समझे फर्ज इनका यूं अदा होने को है सरापा बद्दयानत ये खजानों के अमी, हैं सरापा बद्दयानत ये खजानों के अमी, कौम इनके दम से अब दीवालिया होने को है, जद में है अहले वतन और जिद में हाकिम वक्त के, जद में है अहले वतन और जिद में हाकिम वक्त के, बरसरे पर खाश अब हर मरहला होने को है, सब हिरासां हो गए बच्चे बड़े बूढ़े जवां, अमन का अरमा यहाँ अब मोजज़ा होने को है, हमसे होगा वो मुखातिब मोजज़ाती तौर पर, हमसे होगा वो मुखातिब मोजज़ाती तौर पर, आज हाकिम कौम का हाकिम नुमा होने को है, हर घड़ी वहशत ज़दा हैं काफिले वाले सभी, हर घड़ी वहशत ज़दा हैं काफिले वाले सभी, कौन सा रहजन यहाँ अब रहनुमा होने को है। बहुत जबरदस्त। और ये एक फरमाइश भी आई है, जावेद डैनियल साहब हैं, वो औरत कहते हैं कि नज़्म औरत सुना दीजिए। तो कोई है सामने? जी जी, थोड़ी तवील है नज़्म, वक्त है अभी हमारे पास। जी जी, सुनाएं। जी, औरत। चमन के मनाजिर में रंगत न होती, चमन के मनाजिर में रंगत न होती, हवाए बहारा में नखत न होती, खुदा को ज़मी से मोहब्बत न होती, अगर इसमें पैदा ये औरत न होती, कदमगर ये अपने ज़मी पर न रखती, किसी के नसीबों में जन्नत न होती, किसी को भी हासिल ये नेमत न होती, अगर इस ज़मी पर ये औरत न होती, ये मरियम भी है और है फातिमा भी,
یہ مریم بھی ہے اور ہے فاطمہ بھی، ہے آدم کی مانگی ہوئی ایک دعا بھی، بنا اس کے رب کی اطاعت نہ ہوتی اگر اس زمین پر یہ عورت نہ ہوتی۔ مجازی خدا ابن آدم نہ بنتا، مجازی خدا ابن آدم نہ بنتا اگر بنت ارضی وسیلہ نہ ہوتی، تو پھر مہر و ماں بھی حویدہ نہ ہوتے، تو پھر مہر و ماں بھی حویدہ نہ ہوتے، سخنور زمانے میں پیدا نہ ہوتے، عطا شاعری کو بھی حیت نہ ہوتی اگر اس زمین پر یہ عورت نہ ہوتی۔ فسانوں میں قصہ حیا کا نہ ملتا، زمانے میں جن سے شرافت نہ ہوتی، مکمل کبھی ماہ کامل نہ ہوتا، کبھی پوری کوئی حکایت نہ ہوتی اگر اس زمین پر یہ عورت نہ ہوتی۔ یہ سب کچھ حقیقت ہے لیکن فسانہ، یہ سب کچھ حقیقت ہے لیکن فسانہ، کسی نے بھی عورت کو سمجھا نہ جانا، ہے جیون کا اس کے المناک یہ رخ، نہ لاج اس کی رکھی نہ رتبہ ہی جانا، زمانے کی نظروں میں بدتر رہی ہے یہ اپنے ہی آنگن میں بے گھر رہی ہے، زمانے کی نظروں میں بدتر رہی ہے یہ اپنے ہی آنگن میں بے گھر رہی ہے۔ ملی اس کو والد کی اونچی حویلی، ہوئی جس میں پیدا یہ گڑیا سے کھیلی، ملی اس کو والد کی اونچی حویلی، ہوئی جس میں پیدا یہ گڑیا سے کھیلی، جوان جب ہوئی تو کھلی یہ پہیلی، نہ یہ گھر ہے اپنا نہ اپنا مکان ہے، وہ شوہر کے گھر ہی کی روح رواں ہے۔ جوان جب ہوئی تو کھلی یہ پہیلی، نہ یہ گھر ہے اپنا نہ اپنا مکان ہے، وہ شوہر کے گھر ہی کی روح رواں ہے، مگر وہ ٹھکانہ بھی اس کا کہاں ہے، وہاں بھی یہ بے بس رہی بے زباں ہے۔ یہ بیٹے کے گھر کی بھی مالک نہیں ہے، تو پھر اس مسافر کی منزل کہاں ہے؟ یہ شادی کا بندھن بھی دیتا سزا ہے، جہیز اس کی دنیا میں دوزخ بنا ہے، یہ دن کے اجالے میں جلتی رہی ہے، تڑپتی رہی ہے، سسکتی رہی ہے، بھلا کب تک اس پر یہ چولہا پھٹے گا، بھلا کب تک اس پر یہ چولہا پھٹے گا، بھلا کب تک اس کی یہ چادر جلے گی، جنم دوسرا لے کے پیدا کرے گی، مگر پھر بھی بیٹی پہ تانے سنے گی، یہ کب تک جلے گی، یہ کب تک مٹے گی، امیدوں کی چکی میں کب تک پسے گی، یہ ناموس و حرمت کا روشن نشاں ہے، مگر اس نشاں کا محافظ کہاں ہے، لٹی ہے بکی ہے یہ رسوا ہوئی ہے، بنی یہ ہمیشہ ہی محفل کی جاں ہے، کبھی اس کی آنکھوں میں اشکوں کے دریا، کبھی اس کے ہونٹوں پہ آہو فغاں ہے، یہ کب تک لٹے گی، یہ کب تک بکے گی، یہ کب تک محافل کی زینت بنے گی، نہ سمجھیں گے کب تک یہ آدم کے بیٹے، یہ کب تک نہ ان کی شرافت بنے گی، یہ کب تک نہ مانیں گے نعمت نہ ہوتی، عقیدت نہ ہوتی، عبادت نہ ہوتی اگر اس زمین پر یہ عورت نہ ہوتی۔ واہ واہ، بہت خوبصورت، بہت بہت خوبصورت، شکریہ۔ بہت زبردست خوبصورت آپ نے جی نقشہ کھینچا ہے اور ساری چیزیں لے کے یہاں عورت کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت کلام۔ اور سیمسن صاحب میرا خیال ہے ابھی جو وقت جو ہے وہ ہمیں اتنا اجازت نہیں دے رہا، میں محترمہ ڈاکٹر پریا تابیتا کا نیو کاسل کرسچن نیٹورک کی طرف سے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں آپ کے قیمتی وقت کے، اور مجھے یاد ہے کہ جب آپ نے پیش لفظ لکھوایا تھا جو آپ کی کتاب تھی ہمیشہ روٹھ جاتے ہو، جی تو میں نے اس میں ایک لائن لکھی تھی، میں نے کہا کہ پریا تابیتا جو ہے وہ طبیعتاً شرمیلی ہیں، اور میرا خیال ہے جو سیمسن صاحب نے کہا تھا کہ آپ مشاعروں میں بہت کم جاتی ہیں، اور آپ نے کہا لاہور میں بھی نہیں جا رہی، ہاں تو جی شاید بہت کم جاتی ہیں جی۔ ہاں جی، تو کچھ میرا خیال ہے شاید میرے اس جملے کو آپ نے شاید سنجیدہ لے لیا، اور آپ مزید اور اس طرح اور بڑی وہ اچھی باتیں اور یادیں، اور آج آپ کو دیکھ کے، اور ہماری بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے اور خاندانی زندگی کے لیے کہ آپ اور زیادہ کامیاب ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خاص طور پہ آپ کا شعبہ ہے تدریس کا، میں تو ہمیشہ جو تعلیم کے ساتھ وہ بستا ہے، جو علم بانٹتے ہیں، ہمیشہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ اسی طرح جیسے ایک عمارت بناتے ہیں اور وہ میسن جو وہ بناتا ہے وہ دیکھتا ہے عمارت بن گئی، اسی طرح یہ ایک کریکٹر بلڈنگ ہے جو اساتذہ کام کرتے ہیں اور نکھار لاتے ہیں لوگوں میں، تو یہ بہت ایک نیکی کا کام ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں ہمارے حوالے سے، چینل کے حوالے سے، اس کوشش کے حوالے سے، وہ بھی آپ کر سکتی ہیں بات، اور اگر کوئی آپ خاص اپنا میسج جو ہے آج دینا چاہیں، بہت سارے لوگ سن رہے ہیں آپ کو، تو یو آر موسٹ ویلکم۔ جی میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا، آپ تو بہت اچھی یہ کوشش کر رہے ہیں اس چینل کے ذریعے سے، بہت سے لوگوں سے، ظاہر ہے جب ہم کسی مشاعرے میں جاتے ہیں تو بس اتنی ملاقات ہوتی ہے کہ آپ کسی کی غزل سن لیں، شاعری سن لیں،
تو اس طرح سے جو باتیں ہیں تھوڑا سا فیملی بیک گراؤنڈ پتہ چل جاتا ہے، اور ہم کام کیا کر رہے ہیں، جو بھی ہماری مصروفیات ہیں، یہ اور بہت سی باتیں۔ تو اس چینل کے ذریعے سے آپ نے تو بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا۔ ہم اپنے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں، ان کی باتیں سن سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھی کوشش ہے، اس کو اسی طرح سے جاری رہنا چاہیے۔ اور جہاں تک میسج کی بات ہے تو میں نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ ہمارے جو شعر و ادب سے جو وابستہ ہمارے جو سینئرز ہیں، بزرگ شاعر ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ جو ہمارے نئے جو لکھنے والے ہیں، جو نووارد ہیں اس شعر و ادب کے میدان میں، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، ان کی اصلاح کیجیے، تاکہ کہیں بھی کوئی خامی ہے، کہیں کوئی کمی ہے تو اسے دور کیا جا سکے۔ اور جو ہمارے جو نئے لکھنے والے ہیں، بے شک ہمارے سینئرز پہلے بھی ایسے کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی شاید اور زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے جو بچے لکھ رہے ہیں انہیں اور زیادہ سراہا جائے، ان کی اصلاح بھی کی جائے۔ حوصلہ افزائی اسی سے ہوگی کہ وہ بہتری کی طرف جا سکیں، اور ان کے لیے جو بھی جس بھی راستے کا وہ انتخاب کرنا چاہتے ہیں، اس راستے کو ہموار کرنے میں ان کی معاونت کریں۔ اور جو ہمارے جو نئے لکھنے والے ہیں، ان کے لیے بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے سینئرز کا، بڑوں کا احترام کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، اور ان سے سیکھیں۔ دیکھیں، سیکھنے کا عمل ہمیشہ چلتا رہتا ہے، ہم کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ جب ہم کبھی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم ہر فن مولا ہیں، ہم پرفیکٹ ہیں، تو اس کے ساتھ پرفیکشن کے احساس کے ساتھ ساتھ ایک غرور کا بھی احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور جہاں ہم مغرور ہو گئے وہیں سے سمجھیں کہ زوال شروع ہو گیا۔ تو اس لیے جو نئے لکھنے والے لوگ ہیں انہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس ہم نے اگر ایک غزل ہو گئی ہے تو ہم ماہر ہو گئے ہیں۔ یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے، سیکھنا چاہیے ہمیں بڑوں سے۔ میں سیکھتی ہوں، اور بھی اب ظاہر ہے اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، تو بہت سی باتیں جو ہوتی ہیں جو ہم بچوں سے بھی سیکھتے ہیں۔ اور ایک اور چیز یہ کہ اپنے لیے کسی صنف کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص ہر صنف پہ کام کر رہا ہو، مطلب ایک ہی وقت میں یہ ضروری نہیں کہ میں غزل بھی کہوں، نظم بھی کہوں، افسانے بھی لکھوں، ڈرامہ بھی میں لکھ لوں، اور پھر یہ کہوں کہ ایک ناول بھی مجھے لکھ لینا چاہیے، ایک وہ فلاں تو سفر نامہ رہ گیا تھا وہ بھی مجھے لکھ لینا چاہیے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، کوئی بھی ایک دو صنف کا تعین کر لینا چاہیے کہ جس پہ احساس ہو کہ ہاں اس پہ میں زیادہ اچھا اپنے جذبات کا اظہار کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں۔ تو میرا خیال ہے ایک دو صنف ایسی ہونی چاہیے جس کی مشق کی جائے، جس پہ مہارت حاصل کی جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم ایک ہی وقت میں بہت زیادہ اصناف کی طرف میں آزمائی شروع کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت عمدہ پیغام ہے آپ کا، جو لکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو اساتذہ ہیں ان کے جی حوالے سے بھی کہ وہ کس طرح رہنمائی کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور ابھی سیمسن جب یہ سب طرف جی سیمسن صاحب۔ جی، باتیں تو بہت کرنے والی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ جب زیادہ طوالت ہو جائے تو پھر جو مزہ جو ہے وہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں مزہ کم نہیں بلکہ زیادہ آ رہا تھا مزہ، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا تھا کہ ہم آگے جائیں۔ تو آپ کا ڈاکٹر پریا تبیتا صاحبہ بہت شکریہ۔ ہماری بڑی خواہش تھی، بلکہ ہمارے ناظرین کی بہت پہلے سے ہمیں فیڈ بیک آ رہی تھی کہ آپ ان سے کہیں۔ ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ ہمیں تھوڑا شاید یہ سننے کو ملا کہ آپ جیسے آتی نہیں، عام آتی نہیں، لیکن یہ سارے گلے شکوے اب دور ہوئے، اور بہت سارے، اور بہترین بات یہ ہے کہ بہت سارے شاعر ہمارے ساتھ ہیں جو خصوصی دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی ہم نے پوسٹ لگائی اس کی فیڈ بیک آ رہی تھی، اور وہ بہت سارے ہی خوش تھے۔ اور ڈاکٹر پریا، اس کے لیے ہم آپ کا جو ہے بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ جی، نے ہمارے میں تمام ان دیکھنے سننے والوں کی بھی بہت شکر گزار ہوں جو اتنی جی چاہت سے، اتنی محبت سے جی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ جی 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 تو تو میرا خیال ہے انہوں نے کافی دیر کے بعد دیکھا آپ کو، تو میرا خیال بڑا وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر پریا، میں نے بہت سارے شاعروں کے ساتھ کافی اپنا فادر مانی بھی جانتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ موقع ہی نہیں بنا۔ آپ کے جی ساتھ موقع ہی نہیں بنا کہ کسی مشاعرے میں پڑھا ہوتا۔ اور یہ بھی ایک خواہش تھی، ایک نام، جب آپ کی غزلیں
पढ़ा करते थे, तो एक ख्वाहिश थी कि काश वो हमारे साथ प्रोग्राम में आए बहुत और शुक्रिया सर, लोग बहुत भी शुक्रिया। महसूस कर। तो नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहते हैं इस उम्मीद पे और इस बात से कि शायद हम और बेहतर कोई शायर जो है वो ला सकें। और एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो ख़वातीन बहुत कम हैं हमारे इस शायरी के, उसकी वजह यही है कि हौसला फ़ज़ाई नहीं होती उनके, या बहन भाइयों की तरफ से या बड़ों की। अदरवाइज़ बहुत सारा जो टैलेंट है वो है। लेकिन मुझे खुद भी याद है कि मेरी बहन लिखती थी, लेकिन जब उसकी शादी हुई या मैं दूर हुआ तो मैं कोई मुशायरे में लेके जाने वाला नहीं था। वो आहिस्ता-आहिस्ता वो अभी दोबारा मैंने उसको हौसला दिया, तो तब उसने जो है फिर दोबारा लिखना शुरू किया। तो हम इजाज़त चाहेंगे नेक तमन्नाओं के साथ। खुदा आपको और ज़ोरे कलम अता करे, आप इसी तरह और खूबसूरत लिखते ही रहें। और जिस तरह पहले मैंने शुरू में कहा कि ये नफ्सियाती जो एक इलाज रेमेडी है, ये भी है कि आप जो है वो दूसरों का इलाज भी कर रहे होते हो। ये नहीं है ये कहना कि वो एक उसकी अपनी ज़रूर तस्कीन होती है, लेकिन इसके साथ-साथ आपको आप लोगों को भी जो है वो उनका ज़हनी नशो-नुमा में आपका शायरों का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा किरदार है अगर सोचा जाए। एक-एक उनका जुमला और किस तरह वो कुज़े में जो है वो दरिया को बंद कर देते हैं। तो नाज़रीन, आप सबका खुदा हामी हो, नासिर हो, ख्याल रखें। और हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने उन बैक में जो पीछे रहकर हमारे काम करते हैं, जिसमें ख़ुसूसन मैं अपना जावेद भट्टी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जो प्रमोट सारा ये सिलसिला करते हैं। फिर शकील डेविड जो कंट्रोल रूम में ये सारा सिलसिला आगे चलता है। और इसी तरह यहाँ मैं डॉक्टर अख्तर अंजीली साहब का ख़ुसूसी जो है वो शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने फीडबैक दी और ख़ास आज उन्होंने आपके लिए लफ्ज़ों का एहतमाम भी किया था जो मुझे उन्होंने भेजा, जो मैंने अपने नाज़रीन और आप तक पहुँचाया। इसी तरह और बहुत सारे लोगों का शुक्रिया। इस तरह फ़ादर जी का भी शुक्रिया बनता है, गो कि वो हमारी एक टीम के हम मिलकर इसको चलाते हैं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इनका ज़रूर शुक्रिया अदा करूँ कि ये हमारा एक इस तरह का सिलसिला है जो हम किसी कोशिश करते हैं कि दें ही दें, लें नहीं। लें क्या लें? इल्म लें, ये सारा कुछ लें, तस्कीन लें, सुकून लें। तो फ़ादर जी आपका बहुत शुक्रिया। आप अपनी सारी मसरूफ़ियात जो आपकी ज़िम्मेदारी एक आपकी बड़ी वास्ट जो आपकी एक पैरिश है उसमें ज़िम्मेदारी है, उसके बावजूद आप वक़्त निकालते हैं। और बड़ी अच्छा इनका एक गीत का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, बहुत ही खूबसूरत अभी गीत आया इनके चंद दिन पहले और मज़ा आ जाता है। मैं तो कहता हूँ मज़ा आ जाता है। खुदा आपको भी बरकत दे। और बहुत शुक्रिया। सबसे बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी।